हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हॉल। आज मैं आप सभी को कक्षा 9वीं की हिंदी की जो पुस्तिका है स्पर्श, उसका जो दूसरा पार्ट है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में भारत की जो पहली प्रथम महिला थी बिजेंद्री पाल, जिन्होंने अपने माउंट एवरेस्ट की फतेह पूरी की थी 23 मई 1984 को। और बिजेंद्री पाल ने दुनिया के शीर्ष पहाड़ पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बनकर भारत का जो इतिहास था वो रचा था और भारत का तिरंगा वहाँ पर लहराया था। तो इस संपूर्ण पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी एवरेस्ट की शिखर यात्रा को पूरा किया। तो आइए चलते हैं। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली में काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। तो यहाँ पर जो बिजेंद्री पाल है वो बता रही है कि उन्होंने अपनी यात्रा है वो कहाँ और कब से स्टार्ट की। तो उनकी यात्रा थी जो अभियान था वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ की ओर चल दिया था। एक मजबूत अग्रणी दल बहुत ही पहले ही चला गया था, तो उनका जो दूसरा समूह था वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। वह हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेर पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहाँ के आसपास गांव में होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहाँ मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट का निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो पहली बार जो बिजेंद्री पाल थी उन्होंने कब एवरेस्ट को निहारा था, बाज़ार से, कौन से बाज़ार से निहारा था? नमचे बाज़ार से। और जिसे नेपालियन थे वो सागर माथा के नाम से जानते थे। ठीक है, मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल पलूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा के चलने के कारण बनता है, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ पर्वत उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब मौसम खराब होता था तो सबको उसको डटकर सामना करना पड़ता था उसका। और वहाँ पर जो ध्वज था वो 10 किलोमीटर या फिर उससे भी लंबा था, हो सकता था, जो वहाँ से दिखाई देता था उस बाज़ार से। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। तो वो वहाँ पर जाना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थी उसको देखकर और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। वो उसको फेस करके एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके वहाँ तक पहुँचना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हम हिमस्खलन के कारण हुई कई शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो वहाँ पे उन्हें कौन सी बुरी खबर मिली कि काफ़ी सारे जो हिमस्खलन के कारण, मतलब हिमपात के कारण जो होते ना कि ऊपर से पहाड़ गिर जाते, हिमपात होता है और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से, तो किसकी वजह से? पहाड़ी के धसकने की वजह से लाहौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। तो किसकी वजह से? हिमपात की वजह से, जिसकी वजह से जो पहाड़ी थी वो खिसक गई थी और उनके ग्रुप में काफ़ी सारे लोग थे जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे। एक दल के कुली की मृत्यु भी हो गई थी और 4 लोग थे वो घायल हो गए थे। यह समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुलर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को कभी ना कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है।
अगर आप एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना चाहते हो तो आपके रास्ते में आने वाले जितने भी कठिन परिस्थितियां हैं आपको उनको सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उससे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जिस प्रकार बचेंद्री पाल ने अपने आप को प्रिपेयर किया वहाँ पे जाने के लिए, वो हर एक चुनौती को स्वीकार करना चाहती थी और वहाँ तक पहुँचना चाहती थी। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रणी दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बांधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप में 6000 मीटर जो हिमपात के ऊपर ठीक है, वहाँ एक रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों के रास्ते चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों को जायजा लिया जा सकता है। उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ का नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सब काम व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पे फिक्स नहीं थी। कभी भी वो किसी भी समय पर हिमपात हो सकता था और दोबारा दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता था। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई शाह की मृत्यु हो गई। तो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे बेस कैंप में, जब वो पहुंचे उन्हें एक बार फिर से खबर मिली कि वहाँ के जो रसोईघर जो होते रसोई में काम करते हैं उनकी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन दूरी से। उसने सिर्फ दूर से उसको देखा था। किसने? बचेंद्री पाल ने। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उनकी अन्य श्रेणियों को देखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो जो एवरेस्ट के जो दूसरी ओर से, बाईं ओर से, दाईं ओर से वो जैसे पर्वत जो दिखता था वो बिल्कुल वहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा था। मैं भौचंकी होकर खड़ी रह गई, मतलब हैरान होकर। एवरेस्ट लहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही। तो उसके चारों ओर जो नदी थी वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी थी। तो खड़ी होकर जो बचेंद्री पाल है उनको घूरने लगी। हिमपात अपने आपस में एक बर्फ का खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया था कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ के हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी तथा अन्य कारणों से यह भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरा, चौड़े और हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत ज़्यादा डरावना था। डर लगता था उसके बारे में सोच विचार करने से भी। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमें संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। ऐसे भी लगभग उन्हें आइडिया लगाया जा सकता था कि जो हिमपात है हर रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना तो यहाँ पर ज़रूर होगी, क्योंकि जिस वे से हिमपात वहाँ पर हो रहा था, पहाड़ियाँ धसक रही थी, तो कोई ना कोई तो उसके मतलब किसी न किसी के साथ में तो दुर्घटना हो सकती है। दूसरे दिन आने वाले अपने अधिकांश सामान को हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी टेढ़ी दीवारों पर रस्सियों को बांधना, हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। उन्हें बताया डॉक्टर मीनू मेहता ने कि किस प्रकार से हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने हैं, रस्सियों को बांधकर ऊपर चढ़ना है, टेढ़ी मेढ़ी दीवारों से कैसे हमें निकलना है। तीसरा दिन हिमपात के कैंप तक एक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन उन्होंने डिसाइड किया था कि आज हमें वहाँ पर जाना है, हमें अभ्यास करना है। अभ्यास होता है एक टाइप का किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। ऋतु, गोबू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिसे हम हर कदम पर जानकारी बेस कैंप में दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश थे जब हमने उन्हें पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदरोजगी, लोपसांग और गगन बिरसा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 19 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी
तेलजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया था कि दल के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक शेरपा कुली की बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई तो मैंने अपना परिचय कहकर दिया था कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिक हूँ। एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेजजिंग हंसे और मुझसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए पहला अभियान है, लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ेगा। फिर अपना हाथ मेरे कंधों पर रखते उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें जो शिखर पर पहले ही प्रयास से पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फीली सीढ़ी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन से बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोब्सांग तसारिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात के 12:30 बजे लगभग मेरे सिर पर पिछले हिस्से पर किसी ने एक सख्त चीज़ की टकरने से मेरी नींद थी वो अचानक खुल गई थी और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे एहसास हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी है कोई चीज़ मेरे शरीर के ऊपर मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही थी। यह क्या था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना हुआ था। हिमखंडों से बर्फों के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशाल कायपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीढ़ी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो वहाँ पर क्या, जब वो लोग सो रहे थे कैंप में आराम कर रहे थे, ऊपर से हिमपात हुआ और काफ़ी सारी जो पहाड़ी के जो पत्थर होते हैं वो धसक जाते हैं, तो वैसे ही बहुत बड़ा पत्थर था वो पहाड़ का, वो धसक गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो अंदर सो रहे थे जितने भी व्यक्ति, उन किसी को चोट लगी थी तो कोई घायल हुआ था। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई कोशिश की गई और थोड़ी देर के बाद सीधा अर्थ या मृत्यु। ऐसे था कि या तो बच जाएंगे या फिर मृत्यु निश्चित है। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते उन्हें मेरे चारों तरफ एक कड़े जमे बर्फ की खुदाई की। मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाला, बाहर खींच लाने से सफल हो गए। हिमपात मतलब जो बर्फ का बड़ा सारा पत्थर होते हैं, पत्थर टाइप में होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हार्ड चीज़ ऊपर से गिरती है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती है। तो इतने बड़े बड़े बर्फ की सेलीज थी जो ऊपर गिरी हुई थी, उन्हें फोड़कर उन्हें बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे हम प्राय सभी कैंप पर पहुंच गए थे और जिस शेरपा की टांग हड्डी टूट गई थी उसे खुद बनाए गए स्ट्रक्चर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल फुलन के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक काम था वो हुआ था। सभी 9 पूर्व सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुलन मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम्हें डर लग रहा था? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? उस टाइम पे भी बेचंद्री पाल से पूछा गया था कि क्या आप यहाँ से वापस जाना चाहते हो, लेकिन बेचंद्री पाल अपने उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो निर्णय लिया था, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने साफ मना किया कि नहीं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट से उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि वो वापस नहीं जाना चाहती थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप में पहुंची, अगले दिन मैंने अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू की। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिसा आया, मुझे चाय के लिए गर्म पानी करते हुए देखा और जय मीनू बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी कि मुझे अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। वो धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि मैं भारी बोझ लेकर बिना ऑक्सीजन के लिए चल रहे थे। दोपहर के बाद मैंने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे थर्मस में गर्म चाय भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही कैंप क्षेत्र में बाहर आ गई, मेरी जो मुलाकात थी वो किससे हुई थी? मीनू से हुई थी और जय अभी कुछ पीछे था। मुझे जय जेनेवा सपर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय बगैर पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की।
मतलब चाय वगैरह पीकर उन्होंने कोशिश की कि वो उसको रोके, क्योंकि पहले दिन जो दुर्घटना हुई थी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि बचेंद्री पाल आगे बढ़ पाएंगी या फिर वो आगे जाना चाहेंगी। मगर मुझे तो किसी से मिलना था। थोड़ा सा आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा और वह देखकर मुझे हक्का पक्का रह गया। तुम्हें इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए मैं दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, मैं अपने शरीर से बिल्कुल फिट हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? कि ऐसा और पेय पदार्थ की प्यास बुझाई, लेकिन मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लहाटू और बिसा हम मिलने नीचे उतर आए और हम सब उस टाइम पे साउथ कोल के जैसी ही सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी के बहुत अधिक कठोर था, उस जगह के नाम से प्रसिद्ध था। वो किस नाम से? पृथ्वी से बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध था। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट और हल्का सा नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दरोगजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंग दरोगजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उनके जो पैर थे वो ठंडे होते जा रहे थे, इसलिए वहाँ की ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि के शिखर कैंप में नहीं जाना चाहता था। इसलिए उस दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था, अथवा उसने प्रयास को छोड़ देना। मतलब वो क्या करना चाहते थे? वो ऊपर तक जाना चाहते थे या फिर वो ऊपर जाने का प्रयास था, उसको छोड़ देना चाहिए। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। वो चाहता था कि वो अभी के अभी चढ़ना शुरू करे और मुझसे उन्होंने पूछा क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन साउथ कोल की चोटी पर जाना और वापस आना बहुत ज़्यादा कठिन और श्रमसाध्य होगा। श्रमसाध्य तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का जो काम होता है वो। इसके अलावा यदि अंग दरोजगी के पैर जो ठंडे पड़ गए थे उन्हें लौटाकर आने में भी जोखिम था। मतलब उनको वापस आने में, लौट कर आने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। मुझे फिर भी अंग दरोजी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर अंग दरोजगी ने साउथ कोल से बाहर आ निकले और दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कार से काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी की चढ़ाई की। अंग दरोजगी ने निश्चित गति से ऊपर चढ़ते हुए मुझे भी उनके साथ चढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। तो यहाँ पे बचेंद्री पाल ने बताया कि वो किस प्रकार से सुबह 6:20 पर अंग दरोजी के साथ साउथ कोल से बाहर निकलती है और वो पर्वत की जो मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का जो उन्होंने फैसला लिया था वो अपनी यात्रा को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं। जमे हुए बर्फ की सीधी ढलान में चट्टानें सख्त और भुरभुरी थी, मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमने बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि जिससे कि उस पर जमे बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक सतलों पर भी हर कदम अच्छी तरह से सोच समझकर उठाया। 2 घंटे से कम समय में हमने शिखर कैंप पहुंच गए और अंग दरोजी के पीछे मुड़कर देखा तो मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल के शिखर कैंप में पहुँचने के 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर में 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो हमारे पास आ गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंग दरोजी ने मेरे रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन बनाने के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू के ध्यान ने दिया और ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन रेगुलेटर जैसे हमारे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई से आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति थी वो बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों और चारों ओर उड़ा रहे थे, जिसके दृष्टता वहाँ पर शून्य तक आ रही थी। वहाँ इतने ऊंचाई पर थे, वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा, केवल थोड़ी दूरी के ऊपर कोई ऊंचाई नहीं थी। ढलान एकदम सीधा नीचे चला जा रहा था। मेरी सांस मानो रुक गई हो। मेरे विचार में कोंदा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर
23 मई 1984 के दिन, कौन से दिन, और दोपहर के कितने बजे, 1:07, 7 मिनट, ठीक है। मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। तो भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने एवरेस्ट की चोटी पर भारत का जो तिरंगा है उसको लहराया था? बिचेंद्री पाल। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। वहाँ पे बहुत कम जगह थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलानों को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ को फावड़े से बर्फ की खुदाई कर कर अपने आप को सुरक्षित रूप से शिथिल किया, मतलब शिथिल करना, खड़े करने के लिए जगह बनाई वहाँ पर। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ के अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज को चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। कोई भी शुभ काम करते तो हम भगवान को याद करते हैं पहले, तो वैसे ही बिचेंद्री पाल ने भी दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने अपने हाथों से लाए लाल कपड़े से लपेटा छोटी सी पूजा अर्चना की, उसको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे मेरे माता पिता का ध्यान आया। जैसे ही मैं उठी मैंने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर भी बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजेर पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लहाटू हमारे नेता को एवरेस्ट पर चारों ओर होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुलन हमारी सफलता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो हमने अपने पीछे छोड़े हुए संसार को एकदम भिन्न होगा। मतलब जिस प्रकार से तुम संसार को पीछे छोड़कर आई थी, जब तुम जाओगी तुम्हारे ऊपर सबको प्राउड फील होगा, गर्व फील होगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी बिचेंद्री पाल के जैसे हमेशा आगे बढ़ना है। हमें कठिनाइयों के बारे में नहीं सोचना, हिम्मत से काम लेना है और अपने रास्तों को सरल बनाकर हमारी जो मंजिल है उसको हमें प्राप्त करना है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। प्यारे बच्चों, मेरी अगली वीडियो में मैं आपको जो हमारे पार्ट 3 है उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दूंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कृपया करके डाउट सेशन में या फिर कमेंट करके आप मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।